हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। इसमें से फ्रेंड्स हम सब इस टाइम 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो पहला है ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा साइंस। साइंस जो कि आपको सर पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 3 दिन हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और 3 दिन ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आज हम आरंभिक नगरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। कई बार खंडहर जो होता है, हमारे आसपास के गांव में भी कुछ पुरानी बस्तियां घर होते हैं, तो उसको हम भूतहा घर अक्सर बोलते हैं। तो एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत करने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। बच्चे ये सोचने लगे। चलिए अब हड़प्पा की कहानी देखते हैं। अक्सर हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई ईंटें उखाड़ने की वजह से। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न सामने आता है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? यानी ऐसा इन नगरों में क्या विशेष था जिसकी वजह से इनकी मरम्मत करा के हमें रखना था? इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। यानी नगर दुर्ग जो था वह ऊंचाई भाग पर स्थित था, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों ईंटें सॉरी इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी नहीं थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहे। यानी जो दीवार बनाई गई थी, उनकी ईंटें अच्छी नहीं थी कि आज तक हजारों साल बाद भी खड़ी रहे। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी भरने के लिए सॉरी इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई थी मोहन हड़प्पा की। खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, यानी कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी बनवाऊंगी और आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करवाऊंगी पीडीएफ। तो आप चाहे तो पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं या फिर मेरे साथ ही अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, साथ में ही बना लीजिए। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाना अति आवश्यक है, तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं। और नोट्स आपको हमारे लेक्चर के लास्ट में ही बताई जाएगी, क्योंकि पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ही नोट्स बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। और उसमें बनाया बनाया गया है, वन लाइनर बताया भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। यहाँ पे देखिए, एक मैप दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ स्थान है, इनको हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये आरंभिक नगर है हमारे। यहाँ पे ये देखिए, झेलम नदी, चिनाब, रावी। और यहाँ पे ये देखिए, पुराना शहर आरंभिक नगर हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। इसको आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, यानी पहले हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, फिर कालीबंगा। तो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में, इसको हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गनेरी वाला। जी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये सिंधु नदी है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो, सुतका को, चन्हुदड़ो, धौलाबीरा, सुत कोटदा, लोथल। तो इस तरह से आप नॉर्थ टू साउथ दर्शा सकते हैं इसको, ताकि अगर एग्जाम में कई बार होता है ना कि दर्शाने के लिए आ जाता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, तो इस तरह से आप नोट्स में बना सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका, जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गनेरी वाला। उसके बाद आप यहाँ पे मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुतकाको, धौलाबीरा, सुतकाको, लोथल, लास्ट में लोथल होगा आपका, नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं अपने नोट्स में। यहाँ पे देखिए, महान स्नानागार का चित्र है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। अब देखते हैं नाले, भवन और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में एक बड़े नाले में मिल जाती थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो पानी की व्यवस्था थी, यानी
स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया था और वहाँ पे जो नाले की व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी। कहीं से किसी प्रकार की कमी नहीं थी, बनाई गई थी वहाँ पे। मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। यानी यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो आरंभिक लोग थे उनसे हमें कुछ सोचना चाहिए आरंभिक हड़प्पा वासियों से कि उनका जो तरीका था, जो सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, नालों का निर्माण जिस तरीके से किया गया था, नाले अक्सर ढके हुआ करते थे और जगह-जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे ताकि वहाँ से उनकी सफाई की जा सके। बार-बार उनको खोदना नहीं पड़ता था। तो आज के जो हमारी आज की जो पीढ़ी है उनको उनको सीखना चाहिए हड़प्पा वासियों से कि उनकी व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की कैसे थी। अब देखते हैं कि उनका नगरीय जीवन कैसा था। नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, शायद नष्ट हो गई होगी, बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही दूर देश की किस्से कहानियां मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये सब अनुमान लगाया गया था एक तरीके से। यहाँ पे देखिए कि ये कुछ चित्र दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है जो सबसे ऊपर है यानी यह पोर्शन इसके बारे में क्या कहा गया है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला यह है। एक कुआं बाईं ओर से हड़प्पा की एक मुहर इस मुहर के ऊपर चिन्ह के खास लिपि है। यहाँ पे ये उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है। इसका अर्थ सॉरी पता नहीं चल पाया। इसका अर्थ क्या है दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये नाले का दृश्य है और यहाँ पे हड़प्पा की सॉरी एक कुआं है ये हड़प्पा काल का। चलिए अब आगे देखते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प आओ जब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मटके, बाट और फलक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए कि पत्थर के बाँट कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है, शायद इन्हें बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएँ मनके, इनमें से कई कार्लिनियन पत्थर से बनाए गए हैं। ये पत्थर को काट कर तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाकर पहनी जा सके। इसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे है कि मध्य में दाएं ओर पत्थर के धारदार फलक यहाँ पे इसकी बात की जा रही ये है फलक पत्थर के धारदार फलक। अब यहाँ पे है कि
नीचे दाएं ओर कढ़ाई वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो जोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने के लिए दिखाया गया, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कढ़ाईदार वस्त्र इन्होंने पहना है। चलिए अब आगे देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन या अन्य कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी फेंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संक्षेप संकेत देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े मिले, यानी तब तक मानव को कपड़े की जानकारी हो गई थी, कपड़े पहनते थे लोग। इससे हमें कपास की जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 26 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का काम हो सकता है, यानी जो इसकी चित्रकारी की गई है यहाँ पे, ये कोई मामूली चित्रकार नहीं कर सकता है, वो विशेषज्ञ ही हो सकता है जिसने यह कलाकारी की है, मूर्तिकार। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही हैं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, यानी यह अनुमान लगाया जा रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ पुली पुली सॉरी सिर्फ पुरुष ही एक अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि महिलाएं भी थी। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों शामिल थे इसमें। अब यहाँ पे एक देखिए फेयंस। फेयंस की बात की गई, इसको पढ़ लेते हैं। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। आगे देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जैसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। इन सब चीजों का आयात किया जाता था। इससे हमारा हमें पता चलता है कि उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा था। हड़प्पा हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स में आपको अच्छे से दिया जाएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, एक प्रश्न आता है मन में। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, दूसरी तरफ एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहन की जानकारी दी गई? तो इस पर विचार करना है आपको। अब देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन का निर्माण कैसे होता था। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे भी शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे।
जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः लकड़ियों से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण कच्चे कच्चे के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचे ऊंचे दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी धातुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है। लोथल का बंदरगाह। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं हम मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी की। मुहरबंदी मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ होगा। सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। उनका कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा।
यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी अच्छी और इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ के कारण हुआ होगा, नदियों के सूखने की वजह से हुआ होगा और इसके बाद कई सारे रीज़न बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई-नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब कुछ यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको देख लेते हैं। आज हमने इतने उपयोगी शब्दों के बारे में जाना। नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर दे लेंगे। इसको देखते हैं सुमेल करने वाला। यहाँ पे धातुएं दी गई हैं और कहाँ से आयात किया जाता था वह बताना है। तो तांबा जो है वो जैसा कि हमने पढ़ा कि तांबा जो है वो राजस्थान से आयात किया जाता था और बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। टीन जो था वह गुजरात से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स जो चैप्टर के दौरान नहीं बनाया जा सकता, किसी दिन जो शॉर्ट नोट्स है क्लास 6 की पूरी शॉर्ट नोट्स एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।